हाय फ्रेंडा, आज की वीडियो कुछ अलग हट के होने वाली है। यदि आपको अच्छी नहीं लगे तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ये अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक करिए व हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब भी करें। साथ में यदि आपको लगे कि ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ अच्छी है तो इसे शेयर भी करें। दोस्तों, आजकल राजस्थान में हल्दी घाटी एक ऐसा टॉपिक है जिसे राजस्थान की सियासत साथ ही शिक्षा में भी भूचाल आया हुआ है। इसी का इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे, साथ ही हल्दी घाटी के युद्ध का साक्ष्यों के साथ आंखों देखा हाल भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध भले ही 447 साल हो गए हो, लेकिन महाराणा प्रताप और अकबर को लेकर राजस्थान में आज भी सियासी जंग जारी है। प्रदेश में सत्ता संभालते ही भाजपा ने स्कूली पाठ्यक्रमों से अकबर पर आधारित अध्यायों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत तो सूबे के शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर ने की है और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य कई नेताओं ने भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। उनके शब्द थे, अकबर महान नहीं बल्कि दुराचारी, बलात्कारी, आक्रांता था। तो दोस्तों, इसमें शक भी क्या है, अकबर एक आक्रांता ही था, बलात्कारी भी था, दुराचारी भी था, साथ में मैं ये कहूँगा अत्याचारी भी था। उसने चित्तौड़गढ़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम किया था। फिर वह महान कैसे हो सकता है? वह मीना बाजार लगाता था, सुंदर माताओं एवं बहनों को उठा करके अपने हरम में ले जाता था, उनके साथ रेप करता, तो वह कैसे मान हो गया? अब राजस्थान में किसी भी जगह अकबर को मान नहीं पढ़ाया जाएगा, उसे दुराचारी ही पढ़ाया जाएगा। एक दिन बाद ही दिलावर ने स्कूली कोर्स से अकबर के पाठ को हटाने की घोषणा कर दी। दिलावर के इस बयान के बाद में कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगा। इसके 4 दिन बाद 1 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी महाराणा प्रताप की राजस्थली गोगुंदा में अकबर की महानता पर सवाल उठाए। दोस्तों, ये वही गोगुंदा है जहां पर अकबर की सेना हल्दी घाटी युद्ध के बाद चारों तरफ खाइयां खोदकर दुपक कर बैठी रही और अपने ही घोड़ों को काट पीट करके खाया। उन्होंने कहा है कि अकबर कभी मान नहीं हुआ है, मान तो महाराणा प्रताप थे। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में पाठ्य पुस्तकों में अकबर को मान बताया था। कांग्रेस के शिक्षा मंत्री ने इस पर कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने सत्ता के लिए संघर्ष किया था। दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं आपके लिए आगे इसके साक्ष्य भी प्रस्तुत करूंगा। ये कांग्रेस के शिक्षा मंत्री ने उस समय गलत कहा था कि महाराणा प्रताप ने सत्ता के लिए संघर्ष किया था। नहीं, उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप ने सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश के लिए संघर्ष किया था। सरकार में शिक्षा मंत्री रहे गोविंद सिंह डोटासर, वही नाते के बाड़े वाले गोविंद सिंह डोटासर 17 फरवरी 2022 को नागौर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कहा था, भाजपा हर चीज को हिंदू, मुस्लिम और धार्मिक चश्मे से देखती है। भाजपा और आरएसएस ने महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध को धार्मिक लड़ाई बताकर कोर्स में शामिल कराया था, जबकि यह सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था। नहीं दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध एक धार्मिक लड़ाई ही थी। शर्मा अब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासर के 2 साल पुराने इस बयान को लेकर हमलावर है। शर्मा का बयान आते ही अकबर को महान बताने वाले पाठों को हटाया जाने लगा। इस मुहिम में महाराणा प्रताप के वंशज, मेवाड़ के पूर्व रियासत के वंशज लक्ष्यराज सिंह भी कूद पड़े। लक्ष्यराज ने 1 मार्च को उदयपुर संभाग के दौरे पर आए और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्होंने हल्दी घाटी, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध स्थल की मिट्टी भेंट की थी। इस मुलाकात के तुरंत बाद बयान जारी कर कहा था कि जब कुछ लोगों ने आक्रांताओं के साथ अपने लोगों के खिलाफ हाथ मिलाने का रास्ता अपनाया था, उस समय महाराणा प्रताप ने उन आक्रमणकारियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। महाराणा प्रताप ने जंगल में रहना स्वीकार किया, घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन
झुकना कदापि स्वीकार नहीं किया। मुख्यमंत्री का महाराणा प्रताप के संबंध में दिया गया बयान वीर भूमि के हर नागरिक के मन में ऊर्जा भर रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के अकबर पर इन हमलों को राजनीति से प्रेरित बताती है। अगर अब भी अकबर या महाराणा प्रताप का गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है तो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को अपनी सरकार से बात करनी चाहिए। रही बात अकबर के इतिहास की, तो वह मुख्यमंत्री अपनी सरकार के उप मुख्यमंत्री से भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि जयपुर रियासत अकबर के साथ ही रही। राज दरबार के साथ जनता के सामने आनी ही चाहिए। दोस्तों, जयपुर रियासत की अगर बात करें तो जयपुर रियासत तो अकबर के तलवे चाट रही थी। काश अगर जयपुर रियासत महाराणा प्रताप के साथ होती तो आज राजस्थान का नक्शा कुछ और होता। आज राजस्थान में कन्हैयालाल जैसे हत्याकांड नहीं होते। वर्ष 2017 तक स्कूली पाठ्यक्रम में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुई लड़ाई में अकबर को विजेता बताया जा रहा था, जो कि गलत है। लेकिन 2017 में तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के समय जो पाठ्य पुस्तकें तैयार हुई उसमें हल्दीघाटी युद्ध में अकबर की जगह महाराणा प्रताप को विजयी बताया, जो कि सही भी है। बिल्कुल इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ही विजय हुई थी। इसके साक्ष्य भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दिसंबर 2018 में जब कांग्रेस सरकार आती है तो कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण नीति अपनाने वाली एक सरकार रही है। महाराणा प्रताप की जीत वाले चैप्टर को हटाती है और अकबर मान है फिर से राजस्थान में पढ़ाया जाने लगता है। देखना होगा कि सत्ता की अदला बदली के साथ मानता और हार जीत की अदला बदली का सिलसिला कब तक चलेगा। पर दोस्तों, इसमें यह सत्य है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ही विजय हुई थी। अब हम इस वीडियो का काउंटर करेंगे और आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे जो कि सत्य को बयान करेंगे। दोस्तों, इसमें पहला साक्ष्य है उदयपुर राज्य का इतिहास, जो कि अलबुंदायो ने जो हल्दीघाटी युद्ध में उस समय मौजूद था, उसकी किताब है मुंतखब उल तबारिक, जिसमें उन्होंने हल्दीघाटी का आंखों देखा हाल बयां किया है। उन्होंने अपनी किताब मुंतखब उल तबारिक में लिखा है कि जब मानसिंह और आसफ खां गोगुंदा से 7 कोस दूर दर्रे पर घाटी के पास शाही सेना सहित पहुंचे तो राणा लड़ने को आया। ख्वाजा मोहम्मद रफी बख्शी, शिहाबुद्दीन गुरो, पायदान कज्जा, अली मुराद उज्बक और राजा लोणकर्ण और बहुत सी शाही सवारों सहित मानसिंह हाथी पर सवार होकर मध्य में रहा और बहुत से प्रसिद्ध जवान पुरुष हरावल के आगे रहे। चुने हुए आदमियों में से 80 से अधिक लड़ाके सैयद हाशिम बारह के साथ हरावल के आगे भेजे गए। सैयद अहमद का बारह दूसरे शहीदों के साथ दक्षिण की साइड में रहे। शेख इब्राहिम चिश्ती के रिश्तेदार और सीकरी के शहजादे सहित काजी का वाम भाग में रहे। मेहतर का चंदावल में शामिल रहे। राणा केका दोस्तों यहाँ पर राणा प्रताप को कहा जाता है। राणा केका ने दर्रे हल्दीघाटी के पीछे से 3000 राजपूतों सहित आगे बढ़कर अपने सेना के 2 विभाग। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बुंदायूनी के अनुसार महाराणा की सेना में 3000 सैनिक थे, जबकि अन्य स्रोतों से इसकी संख्या अलग अलग हमें देखने को मिलती है। महाराणा केका ने अपनी सेना के 2 भाग किए। एक विभाग ने जिसका सेनापति हकीम का सूर अफगान था, जो एकमात्र मुसलमान था, पहाड़ों से निकलकर हमारी हरावल सेना पर आक्रमण किया। भूमि ऊंची नीची, रास्ते टेढ़े मेढ़े कांटों वाले होने के कारण हमारी हरावल में भगदड़ मच गई, जिससे हमारी हरावल की पूरी तौर से हार हुई। सेना के प्रमुख राजपूत, जिनका मुखिया राजा लोणकर्ण था, जिनमें से अधिकतम वाम भाग में थे, भेड़ों के झुंड की तरह भाग निकले और हरावल को चीरते हुए अपनी रक्षा के लिए दक्षिण भाग की तरफ दौड़े। दोस्तों, इसी समय अलबंदायूनी ने जो लिखते हैं कि इस समय में अलबंदायूनी ने, जो कि हरावल के खास सैन्य दस्ते के साथ था,
आसफ खां से पूछा कि ऐसी अवस्था में हम अपने और शत्रु के राजपूतों की पहचान कैसे करें। तो इसके ऊपर मुगल सेनापति आसफ खां ने उत्तर दिया था कि तुम जो तीर चलाए जाओ, चाहे जिस भी पक्ष के आदमी पर है, इससे लाभ तो इस्लाम का ही होगा। इसलिए हम तीर चलाते रहे और भीड़ ऐसी थी कि हमारा एक भी वार खाली नहीं गया। काफिर यानी हिंदू को मारने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और इस लड़ाई में 12 के सैयद और कुछ जवानों ने रुस्तम सी वीरता दिखाई। दोनों पक्षों के मरे हुए वीरों से रणखेत छा गया। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि युद्ध कैसे इस्लाम को लाभ पहुंचा रहा था, कैसे अलबुंदायुनी और आसफ खां केवल तीर चला रहे थे और राजपूतों को मार रहे थे, और जो राजपूत थे उस समय वो इस बात को भी नहीं समझ पा रहे थे। ये राजस्थान का दुर्भाग्य रहा। और ये आपको उदयपुर का इतिहास भाग 1 पृष्ठ संख्या 376 मुंतखब उल तवारिख जो अलबुंदायुनी द्वारा रचित है उसमें देखने को मिलेगा। राणा केका के सैन्य के दूसरे विभाग ने, जिसका संचालन स्वयं राणा कर रहे थे, घाटी से निकलकर काजी खां के सैन्य पर अटैक किया, जो घाटी के द्वार पर था, हमला किया और उसकी सेना का संहार करता हुआ युद्ध स्थल के मध्य तक पहुंच गया, जहां मानसिंह था, जिससे सब प्रकार के सब सीकरी शेखजादे भाग निकले। उसके मुखिया शेख मंसूर के, जो शेख इब्राहिम का दामाद था, भागते हुए एक तीर लगा और बहुत दिनों तक उसका घाव नहीं भरा। काजी खां मुल्ला होने पर भी कुछ देर तक डटा रहा, परंतु दाहिने हाथ का अंगूठा तलवार से कट जाने पर वह भी हल्दी घाटी के युद्ध से भाग निकला। यह भी आपको मुंतखब उल तवारिख अलबुंदायुनी द्वारा रचित किताब में देखने को मिलेगा, जो कि केवल मुस्लिम पक्ष की ओर से लिखा गया, मुस्लिम दृष्टिकोण से लिखा गया। हमारी जो भी फौजें पहले से भाग निकली थी, नदी बनास को पार करके 5-6 कोस दूर तक भागती रही। इस तबाही के समय मेहतर का अपनी सहायक सेना सहित चंदाओल से निकल कर आया। उसने ढोल बजाया और हल्ला मचाकर फौज को एकत्र होने के लिए कहा। उसकी इस कार्यवाही से भागती हुई सेना में आशा का संचार कराया, जिससे उसके पैर टिक गए। और ग्वालियर के राजा मानसिंह के पोते राम शाह ने, जो हमेशा राणा की हरावल में रहता था, ऐसी वीरता दिखाई जिसका वर्णन करना लेखनी की शक्ति से बाहर है। मानसिंह के वे राजपूत जो हरावल के वाम पार्श्व में थे भाग निकले, जिससे आसफ खां को भी भागना पड़ा और उन्होंने दाहिने पार्श्व के शहीदों की शरण ली। यदि इस अवसर पर शहीद लोग टिके ना रहते तो हरावल के भागे हुए सैन्य ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते कि हमारी स्थिति हार की हो जाती। दोस्तों, इसमें हार की स्थिति नहीं हुई, हार ही हो गई थी। ये मुस्लिम पक्ष केवल अपनी बचाने के लिए ये लिख रहा है। अब दोस्तों, मेहतर खां के बारे में क्या घटनाक्रम हुआ था, इसकी जानकारी भी हम साक्ष्यों के साथ देते हैं। मेहतर खां के बारे में अलबुंदायुनी तो कुछ अधिक नहीं लिखा, लेकिन अकबर के दरबारी अबुल फजल ने इसमें लिखा है। मेहतर खां ने हल्ला मचाकर कहा था कि इस विषय में बंदायुनी ने कुछ नहीं लिखा, परंतु अबुल फजल अपने अकबरनामे में लिखता है कि सरसरी तौर से देखने वालों की दृष्टि में तो राणा की जीत नजर आती है। इतने में ही एकाएक शाही फौज की जीत होने लगी। दोस्तों, कैसे हो सकती है एकाएक शाही, मतलब एकाएक शाही फौज की मतलब जीत? क्या कोई जिन निकल करके आ गया था? जिसका कारण ये हुआ कि सेना में ये अफवाह फैल गई कि बादशाह स्वयं आ पहुंचा है। इससे बादशाही सेना में हिम्मत आ गई और शत्रु सेना की जो जीत प्राप्त कर रही थी, हिम्मत टूट गई। दोस्तों, ये अकबरनामे के अंग्रेजी अनुवाद के जिस्म नंबर 3 पृष्ठ नंबर 246 के ऊपर है। जिस्म नहीं हो दोस्तों, जिल्द नंबर 3 और पृष्ठ नंबर 246 पर अंकित है। दोस्तों, साथ ही में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कहते हैं कि अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध जीता था, ठीक है, मान लेते हैं कि अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध जीत लिया, लेकिन हाँ, इसके बाद में महाराणा प्रताप को नुकसान जरूर हुआ था, लेकिन महाराणा प्रताप हारे नहीं थे।
तो फिर अकबर की सेना गोगुंदा में एक जगह घेरा डाल करके अपने चारों तरफ खाई खोद करके बिना अनाज के केवल अपने घोड़ों को ही पकाकर क्यों खाती रही? यदि अकबर की सेना जीतती थी तो बाहर जाकर के अनाज लेकर के आती ना। दोस्तों, इसी से साबित होता है कि हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने ही जीता था, जबकि स्वयं अकबर की सेना गोगुंदा में जाकर के बंदी हो गई थी, जो बड़ी मुश्किल से वहां से प्राण बचा करके आगरा भागे थे। अब दोस्तों, रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस बार बार अकबर को महान बताते रही है। हाँ, कांग्रेस की तो शुरू से ही ये आदत रही है, वह सदा मुस्लिम तुष्टीकरण करती आई है। इसी मुस्लिम तुष्टीकरण का नतीजा पाकिस्तान का निर्माण था। इसी मुस्लिम तुष्टीकरण का नतीजा जम्मू कश्मीर में होने वाली घटनाएं, भारत में बढ़ता आतंकवाद और कन्हैयालाल गला कटने जैसी घटनाएं, ये सब कांग्रेस की ही देन है। तभी तो कांग्रेस महाराणा प्रताप की जीत वाले अध्याय को हटा देती है और हमें गलत इतिहास, अकबर की जीत वाले इतिहास को पढ़ाती है और साथ में अकबर को मान भी बताती है। अब आप ही बताइए, अकबर मान कैसे था? जो व्यक्ति निहत्थे 30,000 लोगों को चित्तौड़ के किले में मार सकता है, वह आदमी कैसे मान हो सकता है?